हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल सीजीपीएससी सूत्र में, जहां हम सीजीपीएससी मेंस पेपर 7 की तैयारी बहुत ही शानदार तरीके से कर रहे हैं। और आज का हमारा टॉपिक है द शेड्यूल कास्ट एंड द शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एट्रोसिटीज एक्ट 1989। ये हमारे पेपर 7 का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और आज इसको हम बहुत ही शानदार तरीके से पूरे होलिस्टिक वे में समझेंगे। और इसके लास्ट में हम प्रीवियस ईयर पेपर्स के क्वेश्चंस तो देखेंगे देखेंगे और सुप्रीम कोर्ट के कुछ रीसेंट जजमेंट्स भी जरूर देखेंगे, तो वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। और इस लेक्चर का अगर आपको नोट्स पीडीएफ चाहिए है तो हमारा यूट्यूब चैनल, हमारे चैनल का टेलीग्राम में ज़रूर ज्वाइन करिए। उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना टॉपिक। सिलेबस का टॉपिक है हमारा द शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब एट्रोसिटीज प्रोटेक्शन लॉ 1989। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेते हैं बैकग्राउंड कि इस लॉ की, इस एक्ट की क्यों ज़रूरत पड़ गई। हम लोग ने पिछले लेक्चर में भी पढ़ा था द सिविल राइट्स प्रोटेक्शन एक्ट। उसमें भी तो सिविल राइट्स की बात की जा रही थी, तो एस टी एस सी के लिए अलग से ये कानून लाने की क्या आवश्यकता पड़ गई। जैसा कि हम जानते हैं कि सदियों से हमारे भारत देश में एससी और एसटी जो ट्राइब्स हैं, जो कास्ट हैं, उनको बहुत ही ज़्यादा ऑपरेशन, अनटचेबिलिटी, है ना, ये सब चीज़ों का फेस करना पड़ता है। उनको सोशल सोसाइटी से और अपने जो इकोनॉमिक से, जैसे मान लीजिए उनको बिजनेस करना और ये सब चीज़ों से भी उनको एक्सक्लूड करके रखा जाता था पहले। ठीक है, उनको जॉब्स के बेस्ड में एकदम अलग अलग चीज़ों पे दूर रखा जाता था। कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स के बावजूद क्या होता है कि एट्रोसिटीज़ जो उनके तरफ जो ये सब चीज़ें, ऑपरेशंस जो थे वो कम नहीं हो रहे थे। ठीक है, हमारे सिविल राइट्स प्रोटेक्शन जो एक्ट है वो 1955 वो सफिशिएंट साबित नहीं हो पा रहा था कि अनटचेबिलिटी को हटाया जा सके, पूरी तरीके से कर्व किया जा सके। इसलिए एक स्ट्रिक्टर फ्रेमवर्क लेके आया गया है जो कि इस एक्ट में हम पढ़ेंगे। जैसा कि हमने सिविल राइट एक्ट में भी पढ़ा था कि इस पनिशमेंट आप देख पा रहे थे कि छोटे छोटे मतलब एक नॉर्मल ऑफेंसेस के टाइप्स पे ऑफेंसेस दिए हुए थे, लेकिन इस एक्ट के अंदर हम जो टाइप के ऑफेंसेस पढ़ेंगे वो लिटरली उनके साथ पहले होता था और अभी भी कहीं कहीं क्षेत्रों में हो रहा है। तो उससे बचाने के लिए, हमारे एससी और एसटी ट्राइब्स को बचाने के लिए ये एक्ट लाया गया है। सबसे पहले तो इसके एक ऑब्जेक्टिव को हम ब्रीफली देख लेते हैं। एक तो प्रिवेंट करना एस सी एस टीज को ऑफेंसेस के अगेंस्ट में, है ना। स्पेशल कोर्ट्स का एस्टेब्लिशमेंट किया गया है इस एक्ट में, फास्टर ट्रायल्स हो सके जिसमें, और जल्दी से जल्दी उनको न्याय मिल सके। पनिशमेंट को स्ट्रेंथन किया गया है, जैसे कि पिछले एक्ट में हमने देखा कि पनिशमेंट, कोई भी ऑफेंस अगर सिविल ऑफेंस होता रहा तो उसका पनिशमेंट जो मिलती थी वो क्या था, 1 महीने से लेके 6 महीने और कहीं कहीं 1 साल, इस तरीके से था। ठीक है, टू ऑफर रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन ऑफ विक्टिम्स। ठीक है, और विक्टिम्स को रिहेबिलिटेट करना और ये सब करने का काम इसमें किया जाएगा। तो हम देख लेते हैं कि शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स प्रिवेंशन ऑफ एक्ट जो है वो मार्जिनलाइज कम्युनिटीज को डिस्क्रिमिनेशन से बचाने के लिए, एट्रोसिटी से बचाने के लिए, जो कि डोमिनेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी जो करती आ रही है, उसके लिए ये किया गया है। तो हमने बैकग्राउंड समझ लिया है, अब हम शुरू करते हैं कुछ डेफिनेशंस से। तो डेफिनेशंस हम इस एक्ट में देख लेते हैं। सबसे पहले तो एट्रोसिटी। एट्रोसिटी क्या है? ऐसे ऑफेंसेस जो पनिशेबल हैं अंडर सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट। अंदर अब सेक्शन 3 ऑफ द एक्ट हम पढ़ेंगे तो उसमें बहुत सारे ऑफेंसेस जॉट डाउन हैं और बहुत सारे ऑफेंसेस अलग अलग टाइप्स के जो एस टी एस टीज पे होते हैं वो डिस्कस किए गए हैं। तो ऐसे ऑफेंसेस के जो पनिशमेंट हैं, ऐसे ऑफेंसेस जो करता है वो एट्रोसिटीज के अंदर कहलाता है। डिपेंडेंट की बात की जाए तो कोई भी पर्सन जिसके ऊपर ऑफेंस हुआ है उसके डिपेंडेंट कौन कौन, जैसे स्पाउस है, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, सिबलिंग्स, तो कोई भी विक्टिम के अगर ये सब लोग जो हैं वो डिपेंडेंट केस में आएंगे। अब बात आती है इकोनॉमिक बॉयकॉट की। इकोनॉमिक बॉयकॉट जैसे आप वर्ड से भी समझ पा रहे हैं कि कोई भी ऐसा पर्सन जो एसटी और एससी कास्ट का है उसको कोई भी बिजनेस वर्क करने से, है ना, कोई भी काम करने से, सर्विस या प्रोफेशनल रिलेशन करने से, ये सब चीज़ों पे इन्वॉल्व होने से, उसकी कास्ट की वजह से, उसकी ट्राइब की वजह से उसको रिफ्यूज किया जाए कि भाई तुम ये नहीं कर सकते हो, तुम इस इकोनॉमिक एक्टिविटी में भाग नहीं ले सकते। उसका रीजन क्या है कि तुम एक पर्टिकुलर कास्ट, एक पर्टिकुलर ट्राइब के हो, तो वो इकोनॉमिक बॉयकॉट के रूप में इस एक्ट के तहत आएगा। एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट की बात की जाए तो सेक्शन 14(1) के तहत एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट इस्टेब्लिश किया जाएगा जो इस टाइप के ऑफेंसेस जो सेक्शन 3 में मेंशन्ड हैं तो उससे डील करेगा। तो उस कोर्ट को एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट कहा गया है। आगे हम इसकी बात करेंगे।
सोशल बॉयकॉट की बात की जाए तो इसमें ऐसा है कि कोई भी, जैसे मान लीजिए जो सिंपल पर्सन, जो नॉर्मल पर्सन्स लोग जो हैं, जो SC ST कास्ट के नहीं हैं, वो अलग अलग सोशल सर्विसेज में, सोशल वर्क में इन्वॉल्व हैं, टेम्पल जाने में, आने में, बहुत सारी चीज़ें, रोड में चलने में, कोई स्पेसिफिक रोड में चलने से, है ना, ये सब चीज़ों से भी डिप्राइव किया जाता था उनको। तो वो सब काम करने के लिए अगर मना किया जाए, है ना, रिफ्यूज कर दिया जाए कि भाई आप इस तरीके का काम नहीं कर सकते, उनको सोशली बॉयकॉट कर दिया जाए, है ना, तो ये सोशल बॉयकॉट की कंडीशन में आता है। अब बात उठती है SC और ST ट्राइब्स, ये कौन पर्सन है, ये कहाँ से, मतलब ये इनका डेफिनेशन क्या है? तो एज पर द आर्टिकल 366, 24 सब आर्टिकल एंड 24 सबसेक्शन 25, तो कॉन्स्टिट्यूशन एक्ट में उसके हिसाब से जो लोग हैं वो शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब्स कहलाएंगे। तो हम देख लेते हैं कि 366 में क्या लिखा हुआ है और 366 के 25 और 24 में क्या लिखा हुआ है। तो शेड्यूल कास्ट के लिए देखा जाए तो ऐसी कास्ट और रेसेस और ट्राइब्स जो कि आर्टिकल 341 के तहत बनाई गई हैं, और ऐसे ट्राइब और ट्राइबल कम्युनिटीज जो आर्टिकल 342 के तहत बनाई गई हैं, ठीक है, तो वो SC और ST कहलाएंगी। और ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया जो है वाया नोटिफिकेशन इनका आइडेंटिफिकेशन करते हैं, और पार्लियामेंट जो है हमारी, वो उस लिस्ट को, शेड्यूल कास्ट की हो चाहे शेड्यूल ट्राइब्स की हो, उसको ऐड और रिमूव उसमें से कर सकते हैं। तो पावर किसके पास है? पार्लियामेंट के पास। करता कौन है, आइडेंटिफाई कौन करता है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करते हैं, वो बाय नोटिफिकेशन करते हैं। फिर उसके बाद इस पर्पस क्या है कि एक अफर्मेटिव एक्शन लिया जा सके, कॉन्स्टिट्यूशनल उनको रिकॉग्नाइजेशन दिया जा सके, इसलिए ये चीज की गई है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं, हम पनिशमेंट देख लेते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये पनिशमेंट, आप सभी को थोड़ा ये रिमेंबर करने की आवश्यकता है। तो दो टाइप के ऑफेंसेस की बात की गई है। सबसे पहले आर्टिकल सेक्शन 3 में, 3(1) में जनरल एट्रोसिटीज आती हैं और 3(2) में सीवियर ऑफेंसेस आते हैं। तो पहले हम जनरल एट्रोसिटीज की बात करेंगे। तो पहला है कि फिजिकल ह्यूमिलिएशन और हरासमेंट अगर किसी व्यक्ति का किया जा रहा है, जैसे मान लीजिए किसी भी ST SC व्यक्ति, अच्छा ये बता दूं आपको, ये एक्ट जो है, ऐसे ऑफेंसेस जो नॉन ST SC व्यक्ति ने ST SC पे किया है उसी के लिए लागू है। कोई SC ST व्यक्ति ST ST को कर रहा है तो ये एक्ट नहीं लगेगा, ये आपको पहले बता देता हूं मैं। तो चलिए, फिजिकल ह्यूमिलेशन किस टाइप का, जैसे मान लीजिए ऐसे सब्सटेंसेस जो खाने योग्य नहीं है, है ना, उनको नेकेड परेड कराना, फोर्सिबल टॉन्सरिंग, टॉन्सरिंग मतलब उनको गंजा कर देना, उनके बाल को हटा देना, है ना, ये जो टॉन्सरिंग है ये 2015 में अमेंडमेंट में ऐड कराया गया है, ये पहले ओरिजिनल 89 वाले अमेंडमेंट में नहीं था, 2015 जो अमेंडमेंट हुआ है उसमें ऐड हुआ है। और अदर एक्ट जैसे जो वायलेट करता है उनकी डिग्निटी को, है ना, गार्लैंडिंग विद फुटवेयर, अगर चप्पलों की माला अगर पहना दी जाती है, इस तरीके का एक्ट अगर किया जाता है तो वो इस ऑफेंस के अंदर आएगा, फिजिकल ह्यूमिलिएशन। लैंड एंड प्रॉपर्टी वायलेशन की बात की जाए तो रॉन्गफुल ऑक्यूपेशन, मतलब किसी का आपने गलत तरीके से हथिया लिया, कोई भी ST ST जो ओन करता है लैंड को, उसको हथिया लिया या ट्रांसफर कर दिया, है ना, या उसके लैंड को डिस्ट्रक्ट कर दिया, खराब कर दिया, ये सब चीजें कर दी, और उसके फॉरेस्ट राइट और इकोनॉमिक राइट से उसको रोका जा रहा है, तो भी वो ये ऑफेंस इस जनरल एट्रोसिटीज के अंदर आएगा। बात की जाए अगले, तो फोर्स्ड लेबर और सोशल एक्सप्लॉयटेशन अगर होता है, जैसे कि मैनुअल एक्सकेवेंजिंग, है ना, कोई भी देवदासी बना ली जाती किसी महिला को, है ना, और ग्रेव डिगिंग, ये सब चीजें अगर की जाती है, बॉन्डेड लेबर किया जाता है, देवदासी ये जो आप देख रहे हैं, और मैनुअल एक्सकेवेंजिंग जो है वो 2015 के अमेंडमेंट में आया है, पहले नहीं था। तो इस तरीके के एक्ट भी जो हैं वो जन एट्रोसिटीज एक्ट में सेक्शन 3 के अंदर आते हैं। पॉलिटिकल इंटिमिडेशन, मान लीजिए किसी ST व्यक्ति को अगर आप फोर्स कर रहे हैं कि वो वोट नहीं कर सकता, है ना, कॉन्टेस्ट इलेक्शन नहीं लड़ सकता, है ना, अपना नॉमिनेशन वापस ले ले, उसको आप प्रेशराइज कर रहे हैं, इस तरह की एक्टिविटीज भी आती हैं। पोस्ट इलेक्शन वायलेंस, अगर इलेक्शन हो गया, खत्म हो गया, उसके बाद आप उसके ऊपर वायलेंस कर रहे हैं, ठीक है, उस व्यक्ति के अंदर उसको सोशली और इकोनॉमिक बॉयकॉट कर रहे हैं, तो भी वो वायलेशन कहलाएगा। फॉल्स लीगल एक्शन, ऐसे कुछ मैलिशियस और फॉल्स केसेस उसके ऊपर लगा दिए जाएं, ST ST व्यक्ति के ऊपर, अगर आपने गलत लगा दिए तो भी एट्रोसिटीज के अंदर आएगा। पब्लिक में अगर आप इंसल्ट करते हैं, उसके कास्ट बेस इंसल्ट करते हैं, इस पे हम सुप्रीम कोर्ट के रीसेंट केस भी हम इस पॉइंट पे देखेंगे, ये 3(1)R के अंदर आता है, तो इसमें भी हम देखेंगे आगे चल के सुप्रीम कोर्ट का केस इस पे पढ़ेंगे। और सोशल एंड इकोनॉमिक रिस्ट्रिक्शंस अगर लगा दी जाए, मान लीजिए वाटर रिसोर्सेज आप नहीं यूज कर सकते, कुछ रोड में नहीं चल सकते, इंस्टीट्यूशन में पढ़ नहीं सकते, टेम्पल में नहीं जा सकते, तो इस तरीके से अगर आप कास्ट बेस्ड रिस्ट्रिक्शंस उस पर लगा रहे हैं कि आपकी एक पर्टिकुलर जाति होने की वजह से आप ये सब काम नहीं कर सकते हैं, तो ये ऑफेंसेस इस एक्ट के अंदर, जनरल एट्रोसिटीज के अंदर आएंगे, ठीक है।
विच हंटिंग एंड बॉयकॉट, अगर विच हंटिंग जैसे बोलते हैं ना, कभी कभी क्या होता है कि इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं कि यार ये जादू टोना कर रही है, ये ऐसी कर रही है, तुम इस जाति के हो, तुम इस तरीके से कर रहे हो। तो ये अगर इस तरीके के बातें उनसे की जाती हैं, है ना, उससे उनको हार्म किया जाता है, उनको सोशली इकोनॉमिक बॉयकॉट किया जाता है, उनके फैमिली पे ऐसी प्रताड़ना की जाती है, तो भी वो इस एट्रोसिटीज़ के अंदर में आएगा। तो जितनी अभी हमने यहाँ पे जनरल एट्रोसिटीज़ पढ़ी हैं, उसकी पनिशमेंट क्या है, 6 मंथ से लेके 5 ईयर का इम्प्रिजनमेंट है विद फाइन। तो ये जो सेक्शन है 3(1) का, ये आपको लर्न करना बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको आप ज़रूर अच्छे से याद रखिएगा। अब देख लेते हैं हम जो सीवियर ऑफेंसेस हैं, जो सेक्शन 3(2) के अंदर आते हैं, ठीक है? तो उसमें क्या-क्या ऑफेंसेस हैं और कैसे-कैसे पनिशमेंट्स डिफाइन की गई हैं। अगर किसी व्यक्ति के द्वारा जो एसटी-एससी का नहीं है, वो एसटी-एससी पर्सन पे ऐसे चार्जेस लगा दे और ऐसे फॉल्स एविडेंस लगा दे, निकाल के ले आए, जिससे उस व्यक्ति को, एससी-एसटी व्यक्ति को कैपिटल पनिशमेंट मिल जाए, डेथ पेनल्टी मिल जाए, है ना? अगर इसको डेथ पेनल्टी मिल जाए, तो इस तरीके का अगर उसको होता है, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा है उस व्यक्ति को, अगर वो इस तरीके से गलत करता है उस पर्सन के साथ। अगर एससी-एसटी व्यक्ति की प्रॉपर्टी को डिस्टर्ब कर दिया जाए, ठीक है? तब कैसा मिलेगा? 7 साल से लाइफ इम्प्रिजनमेंट तक की सज़ा है। ओके, सीरियस आईपीसी ऑफेंस है। अगर सीरियस आईपीसी ऑफेंसेस अगर किए जाते हैं एससी-एसटी के ऊपर, तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट की सज़ा का प्रावधान है ना? फिर टेम्परिंग ऑफ एविडेंस, तो ये सब जो चीज़ें हैं, ये भी सेक्शन 2 के सीवियर ऑफेंसेस में आएँगी। अगर कोई पब्लिक सर्वेंट है, वो भी ऑफेंस करता है, तो मिनिमम 1 ईयर की इम्प्रिजनमेंट देखने को मिलेगी। तो ये सीवियर ऑफेंसेस हैं। तो सेक्शन 3(1) और 3(2) ये इम्पोर्टेंट है, इस ब्रीफ 8 नंबर के मार्कर में सब चीज़ों में पूछा जा सकता है। अब हम देख लेते हैं कि पब्लिक, जैसे ऊपर पीछे पढ़े अपन, पब्लिक सर्वेंट अगर निग्लेक्ट करता है ड्यूटी, तो उसके लिए क्या पनिशमेंट है, ठीक है? अगर विलफुली निग्लेक्ट करता है ड्यूटी करने से, जैसे ड्यूटी उसकी क्या-क्या है पब्लिक सर्वेंट की, एफआईआर को रजिस्टर करना, कंप्लेंट को रजिस्टर करना, उसकी कॉपी एफआईआर जो है वो विक्टिम को प्रोवाइड कराना, ठीक है? उसका स्टेटमेंट अच्छे से लेना, इन्वेस्टिगेट करना, चार्जशीट अच्छे से भरना, है ना? 60 डेज़ के अंदर इन्वेस्टिगेशन खत्म करके स्पेशल कोर्ट में चार्जशीट भरना। तो ये सब चीज़ें अगर वो नहीं करता है जानबूझ के, तो फिर इम्प्रिजनमेंट 6 महीने से लेके 1 साल का होगा, लेकिन एडमिनिस्ट्रेटिव इंक्वायरी के पश्चात। तो ये आप थोड़ा ध्यान रख सकते हैं। सेक्शन 7 में दिया हुआ है कि अगर किसी व्यक्ति का केस चल रहा है एसटी-एससी के ऊपर, तो अगर वो कॉन्विक्ट हो गया, ठीक है? तो फिर स्पेशल कोर्ट जो है, उसकी प्रॉपर्टी को वो जब्त कर लेगा, चाहे मूवेबल इमूवेबल हो, है ना? जो क्राइम में यूज़ की गई है। लेकिन अगर सिर्फ़ केस दर्ज हो रहा है, अगर सिर्फ़ केस दर्ज हुआ है, तो उस समय क्या है, कोर्ट अटैच कर लेगा प्रॉपर्टी को, ट्रायल के दौरान अटैच कर लेगा, वो प्रॉपर्टी यूज़ नहीं हो सकती अगर क्राइम हुआ है तो। और जैसे ही ट्रायल कंप्लीट हो जाएगा, जजमेंट आ जाएगी, तो वो अटैच्ड प्रॉपर्टी को यूज़ कर सकता है फाइन पे करने के लिए। तो ये एक फोर्थ फीचर ऑफ प्रॉपर्टी का सेक्शन है। अब हम देख लेते हैं एक्सटर्नमेंट, ये भी थोड़ा-सा इम्पोर्टेंट है, ये थोड़ा आप याद रखिएगा। एक्सटर्नमेंट का मतलब है कि कोई भी इंडिविजुअल को प्रिवेंट करना फ्रॉम एंटरिंग अ स्पेसिफिक एरिया ऑफ सर्टेन पीरियड। मतलब जैसे मान लीजिए कोई एक पर्सन है जो लग रहा है कि शेड्यूल्ड एरिया में जाके ऑफेंस कर देगा, है ना? एससी-एसटी के ऊपर कुछ ऑफेंस कर देगा जो सेक्शन 3 और 3(2) में दिया, 3(1) और 3(2) में दिया हुआ है, ऐसा ऑफेंस कर सकता है, तो उसको एक्सटर्नमेंट सेक्शन 10 के तहत उस आदमी को अब कम से कम 3 साल तक उस एरिया से हटाने का प्रावधान है, वो हटाया जा सकता है, ठीक है? उसके रीज़न उसको बताया जाएगा, रीज़न बताने के बाद उसको हटाया जा सकता है। तो अब आप बात कर रहे होंगे कि शेड्यूल्ड एरिया क्या है, राइट? अब आपके मन में क्वेश्चन आ रहा होगा, भाई शेड्यूल्ड एरिया क्या है? तो शेड्यूल्ड एरिया हमारे जो शेड्यूल्ड एरियाज़ हैं, ये 5th शेड्यूल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिया हुआ है, ठीक है? तो इसके अंदर क्या-क्या पावर्स, इसके अंदर क्या-क्या प्रोटेक्शंस दिए हुए हैं। ये शेड्यूल्ड एरियाज़ ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पे बहुत सारे शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स के पीपल, बहुत सारे लोग रहते हैं, है ना? तो वैसे एरियाज़ जो हैं वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के द्वारा बनाए जाते हैं, ठीक है? और ये जो हैं, डायरेक्ट सुपरविज़न किसके अंदर होता है इन एरियाज़ का? गवर्नर। गवर्नर के अंडर इनका पूरा गवर्नेंस रहता है, वो एडवाइजरी बना सकते हैं वो, ठीक है? एडमिनिस्टर कौन करता है? गवर्नर करते हैं। फिर यहाँ पे एक क्या है कि ट्राइबल ट्राइबल एडवाइजरी एडवाइजरी काउंसिल बनाई जाती है,
वो टाइम टू टाइम यहाँ पे क्या लॉज बनाए जाएंगे, किस तरीके से है, उसमें वो पार्टिसिपेट करते हैं। ठीक है। यहाँ पे जो आप बोलेंगे कि पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल एरियाज, पेसा एक्ट जो है, पेसा एक्ट 1996 के तहत, है ना, सेल्फ गवर्नमेंट का राइट्स दिया गया है ग्राम सभा को ही। ठीक है, सेल्फ गवर्नमेंट का काम दिया गया है, और लैंड हो गया, नेचुरल रिसोर्सेज हो गए, है ना, और सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट के लिए भी वो खुद गवर्न कर सकते हैं, खुद लॉज वगैरह इनेक्ट करवा सकते हैं। मतलब जो सेल्फ गवर्नेंस का टाइप उनको पावर्स दी गई हैं। ठीक है। यहाँ पे एक एक पावर और दिया, ये भी दिया गया है कि लैंड ट्रांसफर वगैरह जो हैं वो SC ST के SC STs में ही रहेंगे, कोई दूसरा बाहर वालों को नहीं बेच सकता है। ठीक है, नॉन ट्राइबल परचेज नहीं कर सकते हैं यहाँ पे, है ना। और ऐसे बिजनेसेस वगैरह भी नहीं सेटअप होंगे जो ट्राइबल पीपल्स को एक्सप्लॉइट करें, इस तरीके से भी नहीं करना है। गवर्नमेंट जो है इस एरियाज के लिए स्पेशल ग्रांट्स प्रोवाइड करती है, ये एक नई बात है। तो स्पेशल ग्रांट्स वगैरह भी प्रोवाइड करती है, काहे के लिए, जैसे एजुकेशन फैसिलिटी के लिए, ठीक है, हेल्थ फैसिलिटीज़ के लिए, ठीक है, एम्प्लॉयमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, तो ये सब के लिए भी ग्रांट्स वगैरह जो है वो शेड्यूल्ड एरियाज जो डिफाइंड होते हैं उनके लिए प्रोवाइड करती है। तो ये शेड्यूल्ड एरियाज ये कहलाते हैं, जो कि 5th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में दिए हुए हैं। तो ठीक है, तो ऐसे एरियाज से सेक्शन 10 में पावर दिया गया है कि कोर्ट, स्पेशल कोर्ट जो है वो उनको ऑर्डर कर सकता है और हटा सकता है। अगर वो व्यक्ति जाने में असमर्थ है या फिर वो नहीं जाता है जानबूझ के ना, तो उसको अरेस्ट करके खुद पुलिस उसको वहां से ले जाएगी और बाहर निकाल देगी, है ना। कभी कभी टेम्परेरी परमिशन भी दे सकते हैं कि वो वापस आ सकता है, वो कोर्ट के ऊपर निर्भर करता है। तो ये हो गया एक्सटर्नमेंट का केस में। तो एक्सटर्नमेंट के केस में अब याद रखिएगा, सेक्शन 10 और 11 में ये लिख दिया गया है। एक्सटर्नमेंट मतलब अगर कोई व्यक्ति शेड्यूल्ड एरियाज में इस तरीके का ऑफेंस कर सकता है, लाइकली टू कमिट, तो उसके पहले ही उसको निकाल दिया जाए। अब बात आती है स्पेशल कोर्ट्स की। स्पेशल कोर्ट्स के लिए भी आपको एक इम्पॉर्टेंट है, ये कोर्ट आ सकता है। सेक्शन 14A और 15 के अंदर स्पेशल कोर्ट के बारे में दिया हुआ है। तो स्टेट गवर्नमेंट, एक पॉइंट याद रखने का है कि स्टेट गवर्नमेंट जो है वो इस्टेब्लिश करेगी एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट्स। क्यों? स्पीडी ट्रायल्स के लिए। इसमें हम क्या है, जैसे मान लीजिए कोई फ्यूअर केसेस, बहुत कम केसेस आते हैं, तो सेशन कोर्ट को ही स्पेशल कोर्ट बनाया जा सकता है। लेकिन अगर कुछ ज़्यादा ही केसेस आते हैं तो एक अलग से स्पेशल कोर्ट बनाने की बहुत ज़रूरत है। ठीक है। जितने भी यहाँ पे कोर्ट हैं ये कॉग्निजेंस ऑफेंस के लिए, मतलब ये जो जितने भी एक्ट में अंदर जितने ऑफेंसेस हैं ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस के अंदर ही आता है। अब बात की जाए ट्रायल्स जो है वो कम से कम 2 महीने के अंदर ही आपको कंप्लीट कर लेना है, इसमें दिया हुआ है। अगर ट्रायल कंप्लीट हो गया, सब आ गया, स्पेशल कोर्ट ने जजमेंट दे दिया, तो अपील जो है वो हाई कोर्ट में की जा सकती है। समझ रहे हैं ना, अगेंस्ट जजमेंट, सेंटेंस और बेल ऑर्डर्स, इन इन चीज़ों के ऊपर जो विक्टिम, जो आपका एक्यूज्ड है, वो हाई कोर्ट में जाके अपील कर सकता है। ठीक है, और अपील जो है 90 डेज के अंदर फाइल हो जानी चाहिए, और 3 महीने के अंदर फिर उसका केस भी रिजल्ट आ जाना चाहिए। 15 में एक पॉइंट दिया हुआ है, ज़्यादा उतना वो नहीं है इंपॉर्टेंट, लेकिन बता देता हूँ। स्पेशल कोर्ट्स में स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर अपॉइंट किए जाएंगे, और एक्सक्लूसिव स्पेशल कोर्ट में एक्सक्लूसिव स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर, जो कि 7 साल से ज़्यादा उनका एक्सपीरियंस होगा एडवोकेट में। तो आगे बढ़ते हैं हम। एक ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट्स ऑफ विक्टिम एंड विटनेसेस। इस एक्ट के अंदर जो विक्टिम है ना, जिसके साथ ऑफेंस हुआ है, उसके क्या राइट्स हैं। ठीक है, तो वो राइट्स हम डिस्कस कर लेते हैं। ये भी राइट्स भी एक क्वेश्चन आपका आ सकता है, एक अच्छा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। तो राइट्स की बात करें तो प्रोटेक्शन फ्रॉम थ्रेट्स। कोई भी, जैसे मान लीजिए ऑफेंस हो गया, केस कर दिया, लेकिन थ्रेट्स आने लगते हैं ना कि भाई आपको मार दिया जाएगा, आपको ये कर देंगे, तो उस तरीके के थ्रेट से प्रोटेक्शन प्रोवाइड करना है। तो स्टेट की जिम्मेदारी है कि उसके डिपेंडेंट को, विटनेसेस को ये सब चीज़ों से बचा के रखें। फेयर ट्रीटमेंट करना है, फेयर और डिग्निटी के साथ उनके साथ ट्रीटमेंट किया जाए, विक्टिम्स के साथ, है ना। उनके एज, जेंडर, एजुकेशन और पॉवर्टी, ये सब चीज़ों को देखते हुए ये सब चीज़ें कंसीडर करनी है कि महिला है, कि बच्चे हैं, है ना, तो वो सब चीज़ों को कंसीडर करना है। राइट टू इन्फॉर्मेशन, उनको इन्फॉर्मेशन देना बहुत ज़रूरी है कि आपकी कोर्ट प्रोसीडिंग्स कहाँ तक पहुँची, कहाँ चल रही है, बेल की क्या हियरिंग्स है, इस तरीके से। राइट टू पार्टिसिपेट, वो इस पे कैसे आपको अप्लाई करना है, ये सब चीज़ें करनी है, तो वो भी आपका राइट है उनका जानने का। सपोर्ट ड्यूरिंग द ट्रायल्स, ट्रायल्स चल रहे हैं तो उस टाइम पे सपोर्ट प्रोवाइड कराना, है ना, प्रोटेक्शन दिलवाना, कोई भी हार्म ना हो जाए, इंजरी ना हो जाए, ट्रेवल और मेंटेनेंस एक्सपेंसेस
सोशो इकोनॉमिक रिहैबिलिटेशन और रिलोकेशन, ये सब चीज़ें जो करना, ये भी उनका एक राइट है। रिव्यू ऑफ प्रोटेक्शन, प्रोटेक्शन कोर्ट जो है, जैसे मान लीजिए प्रोटेक्शन इतने सारे तो प्रोवाइड कर रहा है, ऐसा नहीं है कि भाई प्रोटेक्शन दे दी और खाली बैठ गया, नहीं, कोर्ट को पीरियोडिकली रिव्यू भी करना पड़ेगा कि क्या जो उनको प्रोटेक्शन दी जा रही है और उनके विक्टिम्स को और डिपेंडेंट्स को और विटनेसेस को वो अप्रोप्रिएट है कि नहीं है। कॉन्फिडेंशियलिटी रहेगी, जो भी विटनेस हैं, है ना, विक्टिम्स हैं, उन लोगों को उनके लिए उनकी आइडेंटिटीज रिवील नहीं करना, है ना, उनके लिए प्रोटेक्टिव ऑर्डर्स निकाल के रखना, तो ये कॉन्फिडेंशियलिटी भी उनका राइट है। हैंडलिंग कंप्लेंट्स, स्पेशल कोर्ट जो है वो इमीडिएटली अगर इस टाइप के ऑफेंसेस आते हैं तो उस पर इमीडिएटली एक्ट करके उसकी कंप्लेंट को रजिस्टर करना है और उस पर कार्रवाई करनी है। पुलिस की ड्यूटी है कि फ्री कॉपी ऑफ एफआईआर उसको प्रोवाइड करे, जितनी भी प्रोसीडिंग्स हैं वो वीडियो रिकॉर्डिंग में चलेगी। स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या बनती है कि वो एफआईआर कॉपीज, फाइनेंशियल रिलीफ और प्रोटेक्शन एंड कंपनसेशन प्रोवाइड करे। इंश्योर करे कि फूड, शेल्टर, मेडिकल एड एंड ट्रांसपोर्ट उस विक्टिम को मिले, और कीप द विक्टिम इन्फॉर्म अबाउट केस प्रोग्रेस, ट्रायल डेट्स एंड रिलीफ अमाउंट्स। तो ये सब चीज़ें स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उनको लीगल एड प्रोवाइड की जाए, है ना, तो और बेसिक ह्यूमन डिग्निटी उनकी मेंटेन रखी जाए। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एनजीओज और लीगल एड भी प्रोवाइड की जा सकती है, बहुत सारे एनजीओज को भी यहाँ पे रखा जा सकता है, उनका राइट है कि एनजीओज की भी हेल्प वो ले सकते हैं। तो सेक्शन 15A के तहत आप याद रखिए कि राइट्स ऑफ विक्टिम एंड विटनेसेस हमारे मौजूद हैं। इनको आप रिवाइज करिए, 2-3 बार पढ़िएगा, आराम से आपको याद हो जाएंगे। अब बात करते हैं कुछ और बचे हुए सेक्शंस की, फिर इसके बाद हम सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट्स पढ़ेंगे और रिसेंट जो जजमेंट आया है वो उसके बाद में बात करेंगे। तो चलिए, एक तो कलेक्टिव फाइन देने का प्रावधान भी है कि अगर मान लीजिए कोई सक्षम सोसाइटी में कलेक्टिवली तिरस्कार हो रहा है, एसटी का कुछ बहिष्कार किया जा रहा है, तो उसमें ग्रुप ऑफ पीपल्स को कलेक्टिव फाइन देने के लिए भी बात की जा सकती है। प्रिवेंशन मजिस्ट्रेट और सीनियर पुलिस ऑफिसर जो हैं वो एरिया को डिफाइन कर सकते हैं कि यहाँ पे एट्रोसिटीज़ ज़्यादा होती हैं, इस एरिया में ज़्यादा लोग हैं और बैकग्राउंड हिस्ट्री में भी चेक किया गया है, तो उस तरीके से उसको डिफाइन करके वहाँ पे ऐसे कदम उठा सकते हैं। सेक्शन 18 और 18A इंपॉर्टेंट है, कुछ याद रखिए ना रखिए, ये पॉइंट जरूर याद रखिएगा। नो एंटिसिपेटरी बेल, अगर इस एक्ट के तहत कोई भी ऑफेंस होता है तो जो एक्यूज्ड है उसको एंटिसिपेटरी बेल नहीं मिलेगी, जो कि सीआरपीसी 438 के तहत मिल जाती है। तो यहाँ पे बेल का प्रावधान भी निरस्त है और कोई भी प्रायर इंक्वायरी की ज़रूरत नहीं है, इंक्वायरी के बिना ही विदाउट अप्रूवल उसको अरेस्ट कर लिया जाएगा, पुलिस अरेस्ट कर लेगी। तो ये इसको लेके 2018 में जजमेंट्स आए थे सुप्रीम कोर्ट के, उसके लिए हम आगे डिस्कस करेंगे, और फिर उसको रीइंस्टेट कर दिया गया इन दोनों एक्ट सेक्शन को, तो चलिए उसको बाद में बात करेंगे। फिर आता है नो प्रोबेशन ऑफिसर्स, मतलब ये सब जो 18 साल से जो कम हैं, समझ रहे हैं ना, 18 साल से कम है उनके लिए जो बेनिफिट्स मिलता था वो इसमें मिलेगा, लेकिन ऊपर वालों को नहीं मिलेगा, वो चीज़ें हैं। और बाकी तो सिंपल चीज़ें हैं, आप पढ़ लीजिएगा। हम आगे बढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पे, जो कि 18 और 18A के ऊपर बेस्ड है, तो आगे देख लेते हैं हम। पहले तो हम ड्रॉबैक्स की बात कर लेते हैं, कुछ ड्रॉबैक्स भी इसमें निकल के आ रहे हैं। ड्रॉबैक्स तो सिंपल है कि जैसे आप देख पा रहे हैं कि इनएडिक्वेट रिसोर्सेज स्पेशल कोर्ट्स में, मतलब उतने ज़्यादा कोर्ट्स अवेलेबल नहीं हैं, उतने ज़्यादा फैसिलिटीज़ अभी अवेलेबल नहीं हैं, समझ पा रहे हैं ना, तो ये चीज़ें हैं जिससे डिले होता है, केस बैकलॉग्स आते हैं। और रिहैबिलिटेशन के प्रोविजंस भी वेग टाइप के दिए हुए हैं कि भाई डिटेल्ड में कुछ नहीं बताया गया है कि कैसा रिहैबिलिटेट करेंगे आप, है ना, किस तरीके से उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करेंगे। तो ये सब चीज़ें वेग तरीके में दिखाई गई हैं। लोगों को अवेयरनेस नहीं है अपने, क्या बोलते हैं, उनके जो पीपल जो हैं वो अवेयर नहीं है, विक्टिम अवेयर नहीं है कि इस प्रोविजन में हमारे क्या राइट्स हैं क्या नहीं हैं, है ना। एलिगेशंस ऑफ मिसयूज, कभी कभी ये भी देखने को मिलता है कि फॉल्स एक्विजिशन, फॉल्स गलत गलत केसेस कर दिए जाते हैं लोगों के ऊपर, है ना, और वारंटलेस उनका अरेस्ट हो जाता है, नॉन बेलेबल ऑफेंसेस हैं तो बेल भी नहीं हो पाती है, और बाद में पता चलता है कि भाई ये तो एक्यूज नहीं था, है ना, इसने कुछ गलत नहीं किया था, तो फॉल्स एलिगेशंस भी हो जाते हैं, तो ये इश्यूज आते हैं, तो जो इनोसेंट है उसको भी सज़ा मिल जाती है। और लिमिटेड स्कोप है, कुछ कुछ क्राइम्स इन्वॉल्व नहीं हैं, जैसे कि ब्लैकमेलिंग लीडिंग टू एट्रोसिटीज़, तो ब्लैकमेलिंग जो है वो इसमें
इन्वॉल्व नहीं है। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स हैं, आप समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि 2018 में जो सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट आया था, उसमें ऐसा हुआ था कि एंटीसिपेटरी बेल और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी इसको अप्रूव कर दिया गया। वो बोला गया था कि भाई कोई भी केस अगर होता है तो एंटीसिपेटरी बेल मिल सकती है, और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी जब की जाएगी उसके बाद ही किसी को अरेस्ट किया जाए। ऐसे डायरेक्ट अरेस्ट नहीं हो सकता। डीएसपी लेवल का अधिकारी जो है वो इसका जांच पड़ताल करेगा, और कोई भी अगर पब्लिक ऑफिसर, गवर्नमेंट ऑफिसर अगर ऑफेंस करता है तो उसका अरेस्ट जो है उसके अथॉरिटी से पूछने के बाद, परमिशन लेने के बाद ही किया जाएगा। और कोई अगर इंडिविजुअल पर्सन है ना, कोई इंडिविजुअल है, नॉर्मल है, तो एसपी से परमिशन लेनी पड़ेगी। आप तुरंत जाके ऐसे अरेस्ट किसी को नहीं कर सकते हैं। इस तरीके का जजमेंट निकल के आया था 2018 में, ठीक है। लेकिन क्या हुआ कि उसके बाद जैसे ही जजमेंट निकल के आया तो पूरा वाइड स्प्रेड सब जगह प्रोटेस्ट होने लगे। बोला गया कि ये तो मतलब इसको कम किया जा रहा है, इसकी जो यूज़ था, जिस चीज़ के लिए ये एक्ट बना हुआ था उसकी पावर को कम किया जा रहा है। तो वाइड स्प्रेड प्रोटेस्ट हुआ, तो गवर्नमेंट ने क्या किया, अमेंडमेंट एक्ट लेके आया, ठीक है। तो अमेंडमेंट एक्ट लेने के बाद और रिव्यू पिटीशन भी डाला गया, सेंट्रल गवर्नमेंट ने एक रिव्यू पिटीशन डाल दी इस जजमेंट के लिए, क्योंकि ये जजमेंट जो थी वो 2 जज बेंच ने दी थी, ओके। फिर 3 जज बेंच के सामने रिव्यू पिटीशन डाली गई, और सुप्रीम कोर्ट ने भी यही बोला कि अपना कंडेम्प्ट कर दिया पिछले जजमेंट को, और वो जो ये सब जो वर्डिक्ट दिए थे इसको खारिज करते हुए ये बोल दिया कि कास्ट इज नॉट द ओनली रीजन फॉर फॉल्स कंप्लेन। मान लीजिए कोई कंप्लेन कर रहा है, जैसे कि हमने देखा, तो वो एक कोई ओनली रीजन नहीं हो सकता कि वो कास्ट बेस्ड ही कर रहा है, ठीक है। फिर उसके बाद बोल दिया उन्होंने कि बेसिक ह्यूमन डिग्निटी को मेंटेन करने के लिए एक्ट लाया गया था। और अगर हम इस तरीके से बोल दें कि एंटीसिपेटरी बेल मिल जाएगी और प्रिलिमिनरी इंक्वायरी करना पड़ेगा, तो इसका मतलब ये सिद्ध हो रहा है कि भाई वो लोग झूठ बोलते हैं, है ना, जो ऑपरेशन, जिनके ऊपर ऑपरेशन हो रहा है, तो वो लोग झूठ बोल रहे हैं। तो इस तरीके की बातें उनने जजमेंट में बोली। और सोशो इकोनॉमिक कंडीशंस के बारे में बात की कि भाई उनके सोशो इकोनॉमिक कंडीशन इस तरीके का है कि वैसे भी आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, और उनको उनके राइट्स प्रोवाइड कराने के लिए ये जो स्ट्रॉन्ग कानून है ये होना बहुत ज़रूरी है। तो इस तरीके की बातें फिर निकल के आई। तो जो भी वर्डिक्ट इसमें दिया गया था वो रिपील कर दिया गया, और जो पहले के जजमेंट्स थे वो वापस दे दिए गए कि भाई जो पहले पहले था लॉ वही वो रहेगा। तो इस तरीके का था। अभी रिसेंट एक 2024 में अभी केस हुआ था केरला में। केरला में क्या हुआ है, एक यूट्यूबर थे, ठीक है, यूट्यूबर हैं मतलब अभी। तो उनने क्या किया, एक क्या तो बोलते हैं, यूट्यूबर जो थे वो न्यूज़ बना रहे थे। किसके ऊपर बना रहे थे कि एक फुटबॉल मैच हो रहा था, तो वहाँ पे क्या हुआ, एक ट्रायल्स चल रहे थे मैच के, है ना, यूट्यूब फुटबॉल के ट्रायल्स चल रहे थे। तो एमएलए वहाँ पे बीच में आ गए, ठीक है। और एमएलए आ गए तो उसकी वजह से क्या हुआ कि बहुत ज़्यादा दिक्कतें फेस करनी पड़ी जो फुटबॉलर्स वहाँ पे अंदर आ रहे थे। तो उनने क्रिटिसाइज़ किया, यूट्यूबर ने उनको क्रिटिसाइज़ किया, पॉलिटिकली क्रिटिसाइज़ किया, इस तरीके से ऐसा उनका बोलना था कि उन्होंने उसको क्रिटिसाइज़ किया कि एमएलए साहब की वजह से ये फेस करना पड़ा फुटबॉलर्स को। तो उनने क्या किया, एमएलए साहब ने डिफेमेशन और ये ऑफेंस का केस कर दिया इनके ऊपर, यूट्यूबर के ऊपर, ठीक है। तो यूट्यूबर को क्या हो गया कि भाई अरेस्ट करके लेके चले गए। अब स्पेशल कोर्ट में वो सबसे पहले गए, स्पेशल कोर्ट में भी उनने बेल नहीं मिली उनको, है ना, बेल नहीं मिली। फिर वो हाई कोर्ट में गए, हाई कोर्ट में भी बेल नहीं मिली। फिर वो गए सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट में भी गए तो उन्होंने यही बोला कि हमको एंटीसिपेटरी बेल चाहिए है, और हमने कोई जाति वर्धक उनको कमेंट नहीं किया है, हमने तो उनके पॉलिटिकल एक्शन पे कमेंट किया कि भाई इस तरीके से वो पहुंच गए, तो वो दिक्कत हुई। तो सुप्रीम कोर्ट की रूलिंग में ये निकल के आया कि इंसल्ट मस्ट बी कास्ट स्पेसिफिक। अगर इस एक्ट के प्रावधान के तहत अगर आप किसी को अरेस्ट कर रहे हैं, वो ऑफेंस चेक कर रहे हैं, तो कास्ट स्पेसिफिक होना चाहिए। सिर्फ इंसल्ट की वजह से, मतलब मेयर इंसल्ट, इंटिमिडेशन अगर कोई हो रहा है या उसका क्रिटिसिज्म हो रहा है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि सीधे SC/ST एक्ट लग जाए। तो उस समय क्या हुआ कि उनने, सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, उसको एंटीसिपेटरी बेल दे दी, ठीक है, एंटीसिपेटरी बेल दे दी, है ना। तो इस तरीके का उनको आया। तो उनने रूलिंग में यही निकल के आया, रूलिंग तो आपके लिए इंपॉर्टेंट है। और इंटरप्रिटेशन उनने ये किया 3(1)R का कि इंटेंट टू ह्यूमिलिएट जो है मस्ट बी डायरेक्टली रिलेटेड टू कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन, ठीक है। सिंपली ST/SC बस पता है हमको कि ST/SC हैं वो, ये इनफ नहीं है कि वो ऑफेंस उसी बेसिस पे हुआ है। तो एंटीसिपेटरी बेल दे दी गई,
ठीक है। और ये भी बोला गया कि सेक्शन 18 में जो लिखा हुआ है कि नो एंटिसिपेटरी बेल, उसका कंप्लीटली बार्ड नहीं है वो। कोर्ट को ये चीज़ पहले वेरीफाई करनी पड़ेगी कि क्या वो क्राइटेरिया फेस कर रहा है कि नहीं कर रहा है। सिंस नो प्राइमा फेसिया कास्ट बेस्ड इंसल्ट फाउंड किया गया इस केस में, तो उसको बेल ग्रांट हो गई। तो इस तरीके का ये सुप्रीम कोर्ट का वर्डिक्ट था। ये 2024 में अभी रिसेंट में आया हुआ है, तो आपको ये जानना ज़रूरी है। अब हम पीवाईक्यूज देख लेते हैं कि जितना टॉपिक हमने बहुत ही शानदार तरीके से आज पढ़ा है, शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब्स जो एक्ट है हमारा 1989 का, उसमें किस तरीके के क्वेश्चंस पहले पूछे गए हैं। तो पहला देख लीजिए, सोशल बॉयकॉट का डेफिनेशन के बारे में पता है, पूछा है, हमने डिस्कस कर लिया है, ये आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। 8 क्राइम्स ऑफ एट्रोसिटीज जो सेक्शन 3 में पढ़ा हम लोगों ने, 3(1) एंड 3(2) में, वो इसकी बात कर रहा है। तो अब आप आराम से इसमें आंसर अटेम्प्ट कर सकते हैं। एम्स एंड बेनिफिट्स ऑफ शेड्यूल्ड एरिया जो कि 5th शेड्यूल में दिया हुआ है, जो हमने डिस्कस किया कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के, उसके बारे में पूछा है। उसका एम और बेनिफिट क्या है, तो इसको भी आप अच्छे से लिख पाएंगे। अब बात कर लेते हैं कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ शेड्यूल्ड ट्राइब्स। तो इस कॉन्स्टिट्यूशनल इनको भी प्रावधान जो दिया गया है कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर, जैसे मान लीजिए आप बात करेंगे 15 की, आर्टिकल 15 हो गया, आर्टिकल 16 हो गया, है ना। आर्टिकल 16 जिसमें रिजर्वेशन प्रोवाइड कराना है। आर्टिकल 23 और 24 की बात करें तो फोर्स्ड लेबर को प्रोहिबिट करना, है ना, चाइल्ड लेबर को प्रोहिबिट करना, है ना, इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। तो ये सब चीज़ें जो आर्टिकल्स आप इसमें बता सकते हैं कि उनको डेवलप करने के लिए इम्पोर्टेंट हैं और ये कॉन्स्टिट्यूशन में दिए गए हैं। और कौन सा बता सकते हैं आप इसमें, आर्टिकल 46 की बात कर सकते हैं आपकी, एस टी एस टीज़ को एजुकेशनल इंटरेस्ट के लिए स्टेट को प्रोवाइड करना है, ऐसे कानून बनाने हैं। ठीक है, तो इस तरीके से अलग अलग आप लिख सकते हैं इसमें। फिर बात आती है शॉर्ट नोट ऑन 5th शेड्यूल। 5th शेड्यूल में भी हमने देख लिया क्या है, व्हाट इज सेक्शन 3 के बारे में आपको लिखना है, ये भी आप अच्छे से अटेम्प्ट कर लेंगे। तो देखिए आप, हमने मेजर चीज़ें तो कवर कर ली हैं। तो आशा करता हूँ कि बहुत ही अच्छा लगा होगा आपको सेशन, और हम लोगों ने बहुत ही डिटेल्ड वे में आज इस एक्ट को कंप्लीट किया है। 2-3 बार गो थ्रू होइएगा इस लेक्चर को, आराम से बैठ के सुनिएगा, तो क्या है आपके माइंड में चीज़ें आ जाएंगी, और फिर जब पीडीएफ है उसको आप पढ़िएगा, नोट्स पढ़ लीजिएगा। बहुत ही शानदार तरीके से ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए, आशा करता हूँ आपकी तैयारी बढ़िया चल रही होगी। टाटा, बाय बाय।